हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम NISM 15 सीरीज का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। इस चैप्टर में हमें सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो जो टर्म्स यूज होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी मार्केट कितने टाइप की होती है, उसके बारे में भी हमें बताया गया है। इस चैप्टर की एग्जाम में वेटेज 2 मार्क्स की है। अब सिक्योरिटीज में आपका क्या क्या आता है? जो आपके स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस का स्टॉक हो गया, TCS का स्टॉक हो गया, इन्फोसिस का हो गया, ये सारे क्या है? सिक्योरिटीज है। हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? शेयर्स के नाम से, पर ये सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। इसी तरह से जो कंपनी डेप्ट इशू करती है, लोन इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, डिबेंचर्स, ये सारी भी सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और जो जो सिक्योरिटीज होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन है कि जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब हो गए, इनमें हम ट्रेड करते हैं, इन्हें सिक्योरिटीज कहते हैं। और इन्हें कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गए, NBFCs हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट, ये इशू करते हैं, ये इन्वेस्टर को इशू करते हैं, इन्वेस्टर से इसके बदले में पैसे लेते हैं। और जिस मार्केट में ये ट्रेड होती है उसे क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट। जनरली सिक्योरिटी मार्केट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटीज मार्केट का मेन पर्पज क्या है? इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए चैनल प्रोवाइड करना। नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करेगा? अपने पैसे को बैंक में रखेगा। उसे अगर कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो उसे कोई मीडियम चाहिए, तो सिक्योरिटीज मार्केट वही मीडियम, वही चैनल प्रोवाइड करती है कि इन्वेस्टर की जो सेविंग है वो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सके। अब हम देखते हैं कि मार्केट में किस किस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले आता है आपका इक्विटी शेयर, जैसे रिलायंस का शेयर, TCS का शेयर, इन्फोसिस का शेयर। ये सब क्या है? आपके इक्विटी शेयर्स है। ये कंपनी इन्वेस्टर को इशू करती है, उसके बदले में उनसे पैसा लेती है। इसका मेन पर्पज क्या होता है? कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो इन्वेस्टर से पैसा लेती है और इसके बदले में शेयर्स दे देती है। इन शेयर से होता क्या है? जिस पोर्शन में इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी पोर्शन में उसे उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है और उस कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में उसको वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी 100 रुपीज की थी, किसी एक इन्वेस्टर ने 1 रुपया इसमें कंट्रीब्यूट किया, कंपनी ने इसके बदले में इसे 1 रुपए के शेयर इशू कर दिए, तो वो इन्वेस्टर 1% कंपनी का मालिक बन गया। इसके साथ क्योंकि अब आप मालिक बन गए, तो जब भी कभी ये कंपनी बिकेगी, उस टाइम पर रेजिडुअल क्लेम, यानी कि जो भी आपको उधारी चुकानी है, वो सब करने के बाद जो भी पैसा बच जाएगा, उसमें आपका जितने परसेंट आपको ओनरशिप होगी, उतने परसेंट आपका हिस्सा रहेगा। रेजिडुअल क्लेम मतलब कि जो भी सब कुछ उधारी चुकाने के बाद पैसा बच जाएगा, उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। किस रेशो में? जिस रेशो में आपकी ओनरशिप रहेगी। फिर नेक्स्ट आता है डेट, जिसको लोन भी कहते हैं, कि आपने कंपनी को लोन दे दिया, उसके बदले में कंपनी आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट देगी और लास्ट में जो आपने लोन दिया उसको वापस करेगी। स्टार्टिंग में आपने कंपनी को लोन दिया, फिर कंपनी आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करती रहेगी, और जो भी उस लोन की मैच्योरिटी होगी, जैसे 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का है, जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, उस पर कंपनी आपको आपका पैसा रिटर्न कर देगी। इसका मेन पर्पज क्या होता है? कि इंटरेस्ट रेट पहले से डिसाइड हो जाता है, जैसे 8% हो गया, 6% हो गया, तो कंपनी को जब फिक्स इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठाना होता है, तो वो डेट इशू कर देती है। इससे कंपनी की ओनरशिप भी डाइल्यूट नहीं होती। मीनिंग कंपनी ने जिस इन्वेस्टर से डेट लिया, वो इन्वेस्टर उस कंपनी का मालिक नहीं है। कंपनी को बस उसे इंटरेस्ट पे करना है और जितना पैसा उसने दिया वो पैसा वापस करना है, लेकिन वो कंपनी में ओनर नहीं है। जैसे इक्विटी शेयर में क्या था? ओनरशिप मिल रही थी, डेट में ओनरशिप नहीं मिलती है। अब जो डेट है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड का मीनिंग क्या हुआ? कि जैसे हम घर को गिरवी रख के लोन लेते हैं, यानी कि जो हमने लोन लिया उसके बदले में हम कोई चीज जमा कर रहे हैं, कोई हमारी सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं, तो ये लोन सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हो गया? कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में कोई गारंटी नहीं है। अब जो डेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी इशू हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी। 1 ईयर से जो लेस का टाइम होता है उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 1 ईयर से ज्यादा को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अब ये डोमेस्टिक करेंसी, जैसे इंडिया में इशू होता है तो INR में भी इशू हो सकता है, और फॉरेन करेंसी USD में भी इशू हो सकता है। फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मीनिंग क्या है? कि जब ये डेट मैच्योर होगा, जब ये जैसे 5 साल का लोन था, वो जब मैच्योर होगा, उस टाइम पर इस लोन को नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो भी इसका मैच्योरिटी अमाउंट था, इसको ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो होता है कन्वर्टिबल। फुल्ली कन्वर्टिबल का मीनिंग हुआ कि जितना पैसा था, जैसे ये मान लो 500 रुपीज थे, ये पूरा का पूरा अमाउंट इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है।
अब यहाँ पर किस प्राइस में कन्वर्ट होगा वो पहले से डिसाइड भी हो सकता है और उस टाइम के मार्केट प्राइस के बेस पर भी डिसाइड हो सकता है। फुल्ली कन्वर्टेबल का बस मीनिंग क्या है कि जो भी आपका पूरा पैसा है मैच्योरिटी पर वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि थोड़ा पैसा आपको वापस कर देंगे, थोड़ा पैसा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शनली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो पूरा का पूरा पैसा ले ले, थोड़ा पैसा ले ले, या फिर पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दे। इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है। नॉन कन्वर्टेबल का मीनिंग हुआ कि उसे पैसा ही वापस मिलेगा, वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन से आपने पैसा उठाया, जैसे यहाँ की कंपनी ने यूएस गई और वहां से पैसा उठा लिया यूएसडी में। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट रेट बाय कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट। आपको डोमेस्टिक मार्केट इंडिया से पैसा ना उठाकर फॉरेन जैसे यूएस से पैसा उठाना है, तो आप वहां जाओगे और यूएस की करेंसी में बॉन्ड को इशू कर दोगे, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। और कन्वर्टेबल का मतलब क्या होगा कि जब उनकी मैच्योरिटी आएगी तो उस टाइम पर वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जहां पर भी कन्वर्टेबल आ जाए उसका मतलब यही है कि आपके मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट है वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या हुआ कि आपने फॉरेन करेंसी में पैसा उठाया है। जैसे इंडिया की कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने अगर यूएस में जाकर यूएसडी में बॉन्ड्स इशू कर दिए तो ये क्या हो गया? फॉरेन करेंसी बॉन्ड। और अगर कन्वर्टेबल का ऑप्शन है तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल बॉन्ड, जिन्हें यूरो बॉन्ड भी कहते हैं। ये क्या होते हैं कि मैं जिस कंट्री में बॉन्ड्स इशू कर रहा हूं, जैसे मैं यूएस में गया लेकिन वहां पर मैंने यूएसडी उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें इशू ना करके किसी दूसरी करेंसी, जैसे कि मान लो मैंने आईएनआर या फिर चाइना की करेंसी युआन उसमें इशू कर दिया, कि जिस कंट्री में मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं उस कंट्री की करेंसी में इशू ना करके किसी दूसरी करेंसी में अगर इशू करता हूं तो उसे बोल देते हैं एक्सटर्नल बॉन्ड। बॉन्ड्स इशूड इन ए करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इशूड। जिस कंट्री में इशू कर रहे हो उस कंट्री की जो होम करेंसी है उसमें इशू ना करके किसी और करेंसी में इशू कर दो। जैसे कोई यूएस की कंपनी है, वो चाइना में जाकर यूएसडी में बॉन्ड इशू कर दे। चाइना की करेंसी क्या है? युआन है। तो वो युआन में इशू ना करके यूएसडी में अगर इशू करती है तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल बॉन्ड, और इसे यूरो बॉन्ड भी कहते हैं। इसी में एक टर्म आती है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं कि इंडियन कंपनी बाहर जाकर आईएनआर में बॉन्ड इशू कर दे। जैसे मैं लंदन से पैसा उठाने गया, वहां की करेंसी में इशू ना करके मैंने आईएनआर में बॉन्ड इशू कर दिए, तो वो क्या हो गए? मसाला बॉन्ड हो गए। एक्सटर्नल बॉन्ड ही है, बस जब आईएनआर में इशू होते हैं तो उसे मसाला बॉन्ड बोल देते हैं। फिर आता है वारंट्स और कन्वर्टिबल्स। ये क्या होते हैं? ये इन्वेस्टर को ऑप्शन देते हैं कि आप इक्विटी शेयर बाय कर सकते हो कब? एक स्पेसिफाइड लॉन्ग पीरियड, जैसे 5 साल 10 साल, जो भी स्पेसिफाई करोगे पीरियड, स्पेसिफाइड लॉन्ग पीरियड के बाद आप इक्विटी शेयर्स को बाय कर सकते हो। किस पर? एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। आज ही प्राइस डिसाइड कर लेंगे, उस प्राइस पर आप इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाय कर सकते हो। और आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो बाय कर लो, नहीं चाहो तो इसे इग्नोर कर दो। फिर नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो इंडिया की कंपनी है, इन्फोसिस है, वो इंडिया की कंपनी है, वो अगर यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर लिस्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। शेयर्स ऑफ ए लोकल कंपनी बट आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड द कंट्री। फॉरेन कंट्री में जाकर अगर मैं किसी एक्सचेंज पर अपने स्टॉक को लिस्ट कर दूं तो वो क्या हो गया? डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गया। अब इसमें अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। एडीआर क्या है कि कोई कंपनी जाकर यूएस में अपने स्टॉक को लिस्ट कर दे। जैसे इंडिया की कंपनी इन्फोसिस लगा लो, इसका स्टॉक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, तो ये क्या हो गया? एडीआर हो गया। जो यूएस में जाकर लिस्ट होंगे वो क्या हो गए? एडीआर हो गए। आईडीआर क्या हो गए? फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में आकर उसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी इन पर लिस्ट करा रही है, तो वो क्या हो गया? आईडीआर हो गया। और जीडीआर क्या हो गया? जो दो या उससे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। जैसे इंडिया की कंपनी ने यूएस में भी लिस्ट करा दिया, लंदन में लिस्ट करा दिया, चाइना में भी लिस्ट करा दिया, दो या उससे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंजेस पर लिस्ट करा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? जीडीआर। एडीआर क्या है कि यूएस में जाकर मैंने लिस्ट करा दिया। जीडीआर क्या है? दो या उससे ज्यादा कंट्री में लिस्ट करा दिया। आईडीआर क्या है? किसी फॉरेन कंपनी ने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर को लिस्ट करा दिया। फिर नेक्स्ट आता है इंडिसेस। जैसे आपके सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। ये सब क्या है कि आपने कुछ कंपनीज के स्टॉक उठाए। जैसे सेंसेक्स निफ्टी में क्या होता है? आपने अलग अलग सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनियां उठाई और उनको मिलाकर एक इंडेक्स बना दिया, यानी एक फॉर्मूला लगाया जिससे उन शेयर्स की कुछ कंबाइन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वो उस इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को जज करना। जैसे डेली बेसिस पर क्या होगा? कोई स्टॉक अप जाएगा, कोई स्टॉक डाउन जाएगा, कोई स्टॉक अप जाएगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ओवरऑल मार्केट अप साइड में जा रही है या डाउन साइड में जा रही है? तो आप इंडेक्स के बेसिस पर उसका आइडिया ले सकते हो। इंडेक्स में क्या होगा? अलग अलग सेक्टर की आपकी कंपनीज होंगी, तो जो भी फॉर्मूला लगाकर उस इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी
तो अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी कि ओवरऑल मार्केट सेगमेंट पॉजिटिव की तरफ है, मार्केट बढ़ रही है, और कम आ रही है यानी कि मार्केट गिर रही है। फिर हम चाहे तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग के कुछ स्टॉक मिलाकर एक इंडेक्स बना दे, तो वो क्या हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ स्टॉक मिलाकर हम बना सकते हैं। हम किसी भी स्टॉक्स को मिलाकर अपना एक इंडेक्स बना सकते हैं। फिर आता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स। आजकल म्यूचुअल फंड वैसे ही ज्यादा ट्रेंड में है। म्यूचुअल फंड सही है। ये क्या होते हैं, प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। बेसिकली ये अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर जो पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ उसको एक प्रोफेशनल मैनेजर की हेल्प से इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। और आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स दे देते हैं, और आपको उसके बेसिस पर प्रॉफिट या फिर लॉस होता रहता है। अब जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है वो कई तरह की होती है, जैसे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होगा कि आप म्यूचुअल फंड से उनकी यूनिट्स को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। जैसे आज आपने कुछ खरीद ली, फिर थोड़े दिन बाद फिर से खरीद ली, म्यूचुअल फंड हमेशा इसमें बाय और सेल करता रहेगा। क्लोज एंडेड में क्या होगा, म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, स्टार्टिंग में तो एक बार आपको यूनिट इशू कर देगा आपके पैसे के बदले। उसके बाद म्यूचुअल फंड आपसे ट्रेड नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड उस यूनिट को एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा देगा, जहां पर आप दूसरे बायर और सेलर से उसे ट्रेड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड आपसे ट्रेड नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा बायर या फिर सेलर उसे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर उसे ट्रेड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये क्या होता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे हमारा इंडेक्स होता था, उसी तरह से इसमें कुछ स्टॉक को मिलाकर हमने एक बास्केट बना दी और उसको एक एक्सचेंज पर लिस्ट करा दिया, ताकि उसमें आप ट्रेड कर सको। बेसिकली इनका काम क्या है कि एक बास्केट बना दी, कुछ स्टॉक्स को मिला के एक बास्केट बना दी, और आप उस बास्केट को खरीद और बेच सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक को खरीदने जाओगे तो आपको क्या होगा, हर स्टॉक की मिनिमम एक यूनिट तो खरीदनी पड़ेगी, आपको ज्यादा पैसा चाहिएगा। लेकिन इसमें क्या हो गया कि आप बास्केट की यूनिट को बाय और सेल करोगे, उसमें हो सकता है कि हर एक स्टॉक का आपका कुछ फ्रैक्शन ही आए। आप पूरी की पूरी बास्केट की यूनिट को बाय और सेल करोगे, इंडिविजुअल स्टॉक को बाय और सेल नहीं करोगे। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर। जैसे आपके इक्विटी शेयर होते हैं, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होता है। बस इसमें क्या होता है, ये इक्विटी शेयर से एक रैंक ऊपर के होते हैं। यानी कि अगर कंपनी कभी लिक्विडेट होती है, कंपनी कभी बेची जाती है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर इनको पैसा मिलेगा, उसके बाद नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या होता है कि इनके पास जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होते। नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते। लेकिन ये इक्विटी शेयर से एक रैंक ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब लिक्विडेट होगी या फिर डिविडेंड की पेमेंट करनी है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, उसके बाद कुछ बच जाएगा तो ही नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। और कुछ कुछ प्रॉपर्टी इनकी डेट के जैसे भी होते हैं। जैसे जनरली डिविडेंड पेमेंट इनमें फिक्स रहती है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 6% फिक्स कर दी कि 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी परफॉर्मेंस बेस हो गया कि कंपनी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन फिक्स तो मिल ही जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर कई तरीके के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टली और फुली कन्वर्टेबल। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपको डिविडेंड पे करना था, और अभी आपको पे नहीं कर पाई, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ जिस वजह से वो पे नहीं कर पाई, और 6 महीने बाद वो फिर से डिविडेंड पे करती है, आपको जो अभी मिलना था वो भी कंपनी 6 महीने बाद पे करेगी। आपका अनपेड डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होगा और आपको बाद में मिल जाएगा। नॉन कम्युलेटिव में क्या होगा, जो अनपेड डिविडेंड है वो लैप्स हो जाएगा, आपको आगे नहीं मिलेगा। पार्टली और फुली कन्वर्टेबल क्या हो गया, अगेन कन्वर्टेबल जहां पर आ गया कि ये नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इक्विटी और कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स। बेसिकली ये क्या हो गए, डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए, लेकिन इनमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है, यानी कि चेंज हो सकता है। किस बेसिस पर चेंज होगा, जो इनकी अंडरलाइंग इक्विटी या फिर कमोडिटी होगी उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अगर वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही होगी तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, अगर कम तेजी से बढ़ रही होगी तो कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर बिल्कुल नहीं बढ़ रही होगी तो हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट मिले। तो जो भी अंडरलाइंग असेट होगी, जैसे इक्विटी होगी या फिर कमोडिटी होगी, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स की इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, फ्लोट कर रहा है। तो ये इक्विटी लिंक डिबेंचर्स अलग होते हैं जिसमें इक्विटी अंडरलाइंग में होती है, और सेकंड होता है कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स जिसमें कमोडिटी अंडरलाइंग में होती है। इक्विटी तो आपकी क्या हो गई, जैसे निफ्टी 50 के शेयर्स हो गए, रिलायंस, टीसीएस, ये सब हो गए, या फिर कोई इंडेक्स हो गया। कमोडिटी में आपके क्या आ गए, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, कॉटन, ये सारे आपकी कमोडिटी में आती है, जो कि माइन की जाती है या फिर उगाई जाती है। इन सब के अलावा कुछ और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आप कमोडिटीज में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर कुछ कमोडिटी के ईटीएफ भी होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, कि कुछ कमोडिटी को मिलाकर एक बास्केट बना दी जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है मैनेज्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि आप फ्यूचर के प्राइसेस को आज डिसाइड कर लेते हो कि हम 3 महीने बाद इस प्राइस पर ट्रेड कर लेंगे। एक्चुअल में आपको असेट्स की डिलीवरी करने की भी जरूरत नहीं है, केवल इस प्राइस जो आपने डिसाइड किया इसके बेसिस पर उस दिन जो प्राइस होगा
आपका प्रॉफिट और लॉस, केवल प्रॉफिट और लॉस को भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो मैनेज्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि प्रोफेशनल अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें वो केवल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही प्रोफेशनल पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पैसे से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे और जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है वेयर हाउस रिसिप्ट। वेयर हाउस है जिसमें कुछ सामान पड़ा है, तो वेयर हाउस रिसिप्ट क्या करती है, उस सामान की ओनरशिप देती है। ओनरशिप ऑफ गुड्स डेट आर स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस। एक वेयर हाउस में कुछ सामान पड़ा है, उसकी ओनरशिप देती है। इसको आप पैसे के बदले में किसी दूसरे इन्वेस्टर को भी बेच सकते हो। जिस इन्वेस्टर के पास ये रिसिप्ट रहेगी, वेयर हाउस में सामान उसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, जैसे आपके रोड प्रोजेक्ट्स, रोड बन रही है कहीं पर, इस टाइप से प्रोजेक्ट्स। अब सिक्योरिटीज मार्केट आपकी मेनली दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आपकी फ्रेश सिक्योरिटीज इशू होती है। जैसे आईपीओ, आपने सुना होगा कि आईपीओ आ गया, इस कंपनी का आईपीओ आ गया। उसमें कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेच रही होती है, पब्लिक को इशू कर रही होती है। प्राइमरी मार्केट में हमेशा फ्रेश सिक्योरिटी इशू होंगी, कंपनी के न्यू शेयर्स इशू होंगे। सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, जो कंपनी ने शेयर्स इशू कर रखे हैं उनमें ट्रेडिंग होगी, उनमें इन्वेस्टर आपस में बाय और सेल कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी इशू करेगी, फ्रेश सिक्योरिटी को इशू करेगी। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर आपस में ट्रेड करेंगे। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को लाती है तो उससे क्या होता है, एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो जाती है, उस कंपनी का शेयर आ जाता है और उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग किसमें होगी, सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट क्या देती है, फैसिलिटेट्स द मार्केटेबिलिटी स्लैश ट्रेडेबिलिटी। आप उन शेयर्स में आगे ट्रेड करना चाहते हो तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगी। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में काफी टर्म्स होती है, तो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पब्लिक इशू, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू कर रही है, कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को इशू कर रही है। इसमें आपका आईपीओ भी हो सकता है, एफपीओ भी हो सकता है, या कोई और टाइप का ऑफर भी हो सकता है। आईपीओ में क्या होता है, फर्स्ट सेल ऑफ ए कंपनीज कॉमन शेयर्स टू इन्वेस्टर एट लार्ज। जब कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम पब्लिक में इशू करती है तो वो आईपीओ के थ्रू करती है। इसका मेन पर्पज क्या है कि पैसा रेज करना, इन्वेस्टर से पैसा रेज करना, ताकि अपने बिजनेस को वो ग्रो कर सके। फर्दर पब्लिक ऑफर में क्या होता है कि कंपनी ऑलरेडी अपना आईपीओ ला चुकी है, उसके बाद उसे फिर से पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी फ्रेश सिक्योरिटी इशू कर देगी, तो उसे क्या कहेंगे, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, कि पब्लिक से दोबारा पैसा उठा रही है। इसमें कंपनी क्या कर सकती है, फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी, जैसे आईपीओ में करती है कि अपने नए शेयर इशू करती है, वैसे भी कर सकती है, या फिर कोई बड़ा प्रोमोटर अपने शेयर्स को सेल कर सकता है, जिसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जैसे प्रोमोटर हो गए जिनके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं, वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट में करने की बजाय फर्दर पब्लिक ऑफर इस तरह से करते हैं, क्योंकि ये बड़े प्रोमोटर्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इनके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं, तो ये सेकेंडरी मार्केट में उनको बेचने की बजाय ऑफर फॉर सेल इस तरह से पब्लिक को ऑफर करते हैं। तो बेसिकली ये सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजेक्शन है, लेकिन प्राइमरी मार्केट रूट के थ्रू होती है, तो ये प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगी। फिर नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, कंपनी अपने शेयर्स को एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, पब्लिक को ऑफर ना करके कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को ही ऑफर करती है, बेसिकली 50% से लेस। अगर 50 लोगों से कम लोगों को ऑफर कर रही है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट दो तरीके से हो सकती है, प्रेफरेंशियल इशू या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल इशू में क्या होगा, जब भी कोई लिस्टेड इशूअर एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को सिक्योरिटी ऑफर करेगा तो वो प्रेफरेंशियल इशू हो गया। और अगर वही कंपनी अपने शेयर्स को बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इन्हें ऑफर कर रही है तो उसे बोल देते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन 50% से लेस, अगर उन्हें ऑफर कर रही है तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। ये दो तरीके से किया जा सकता है, प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में तो क्या होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उन्हें ऑफर किए जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इन्हें ऑफर किए जाएंगे। और प्रेफरेंशियल इशू में क्या होगा, नॉर्मल इन्वेस्टर को इशू किए जाएंगे, लेकिन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, पूरी पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाएंगे, कुछ पर्सन सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें ही ऑफर किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है राइट्स इशू। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी को पैसा उठाना है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है कि अगर आप हमारी कंपनी के शेयर में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हम आपको डिस्काउंट पर अपने शेयर्स ऑफर कर देते हैं, तो उसे कहते हैं राइट इशू। कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको कंपनी बोल रही है कि हमें पैसा की जरूरत है, आप कंपनी में अगर और इन्वेस्ट करना चाह रहे हो
तो हम आपको शेयर्स ऑफर कर सकते हैं एक डिस्काउंट के बेसिस पर। इसमें शेयर होल्डर के पास चॉइस रहती है कि वो इसे सब्सक्राइब करे या फिर इग्नोर कर दे। बोनस इशू में क्या होता है, कंपनी फ्री में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स दे देती है। जैसे 1:3 बोनस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास 3 शेयर्स हैं तो कंपनी उसको 1 शेयर फ्री में दे देगी। लेफ्ट साइड में आता है कितने शेयर्स फ्री में दे देगी, राइट साइड में कितने शेयर के बदले में देगी। फिर आता है ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग्स। अब कंपनी को पैसा उठाना है तो डोमेस्टिक मार्केट, जैसे इंडिया की कंपनी है, अगर वो इंडिया से पैसा उठाती है तो डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठा रही है तो वो गया ऑनशोर। और अगर इंटरनेशनल मार्केट आउटसाइड द कंट्री जाकर पैसा उठा रही है तो वो क्या हो गया, ऑफशोर। नेक्स्ट आता है स्वेट इक्विटी। अब कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज है, प्रोमोटर है, जिन्होंने कंपनी में अपना टाइम दिया है, तो कंपनी उनको एज ए रिवार्ड स्टॉक्स इशू कर सकती है, जिसे क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी। और ये ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, इससे डिफरेंट कैसे है, ईसोप में कंपनी एम्प्लॉइज को स्टॉक को बाय करने का ऑप्शन देती है कि एक प्राइस डिसाइड कर देगी कि आप इतने टाइम के बाद इस प्राइस पर इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद सकते हो। यहाँ पर एम्प्लॉय के पास चॉइस है कि वो उतना प्राइस पे करके कंपनी के शेयर को बाय करना चाहता है या नहीं करना चाहता। यहाँ पर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है और उसे प्राइस पे करना पड़ेगा। स्वेट इक्विटी में क्या होता है, कंपनी उसे फ्री में देती है एज ए रिवार्ड कि उन्होंने जो कंपनी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया उसके बदले में एज ए रिवार्ड देती है। ईसॉप में जो डेट होती है जिसके बाद एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है शेयर्स को परचेज करने के लिए, उसे बोलते हैं वेस्टिंग डेट। फिर प्राइमरी मार्केट की लास्ट टर्म आती है एंकर इन्वेस्टर। अगर कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है जो कि आईपीओ में 10 करोड़ या उससे ज्यादा का पैसा लगा रहा है तो उसे बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता था, जो हमारे प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर्स इशू हुए उनमें ट्रेडिंग होती थी, बायर और सेलर आपस में उन्हें ट्रेड करते थे। तो ये ट्रेड दो तरीके से हो सकता है, ओवर द काउंटर मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट में क्या होगा, बायर और सेलर आपस में मिलेंगे और आपस में नेगोशिएट कर लेंगे, प्राइस और बाकी चीजें आपस में नेगोशिएट कर लेंगे। डायरेक्टली नेगोशिएशन होता है इसमें, इसमें कोई भी सेंट्रल पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती। जो दो काउंटर पार्टी आपस में ट्रेड कर रही है सारे रिस्क उन्हीं के हैं। कि मान लो आप ट्रेड करने के लिए एग्री तो हो गए, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो एक पार्टी मुकर गई, तो ये वाले रिस्क जो दो पार्टी नेगोशिएट कर रही है उनके ऊपर ही रहेगा। एक्सचेंज ट्रेडिंग मार्केट में क्या होता है, एक सेंट्रल पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे एक बायर है एक सेलर है, इन्हें आपस में एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है, बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज रहेगा जो इन दोनों के लिए काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करेगा। इसे बाय करना है, इसे सेल करना है, तो ये इसे सेल करेगा, इसके लिए ये बायर बन जाएगा और इसके लिए ये सेलर बन जाएगा। तो बायर और सेलर को आपस में जानने की जरूरत नहीं है, ये केवल इस बीच वाले ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करेंगे और ये दोनों के लिए काउंटर पार्टी का एक्ट करेगी। और इसमें इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो भी ये ट्रेड हुआ ये फाइनली सेटल हो, कोई मुकर ना जाए। अगर कोई मुकरता है तो उसमें रिस्क की जिम्मेवारी इसी की रहेगी। और ये अपने रिस्क को मैनेज कैसे करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू। एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहेगी जो कि इस रिस्क को हैंडल करेगी। और वो इस रिस्क को हैंडल कैसे करेगी, स्टार्टिंग में जब भी बायर और सेलर ट्रेड करने आएंगे तो वो उनसे मार्जिन ले लेगी। ये मार्जिन किस बेस पर लेगी, कि जो भी इसने मैथ लगाया कि वर्स्ट केस में इसे कितना लॉस हो सकता है, वो मार्जिन ये बायर और सेलर से कलेक्ट कर लेगी। बेसिकली दो टाइप के मार्जिन लेते हैं, एक अपफ्रंट मार्जिन, एक मार्क टू मार्केट मार्जिन। कि अपफ्रंट यानी कि जैसे आपने 100 रुपए का ट्रेड किया तो स्टार्टिंग में इसका 20% या जो भी इसने डिसाइड किया स्टार्टिंग में इतना ले लिया, उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसके बदले में एडिशनल मार्जिन डेली बेसिस पर लेती रहेगी। इसके बाद आता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट में कौन कौन होगा, बायर होगा जिसे सिक्योरिटी बाय करनी है, सेलर होगा जिसे सिक्योरिटी सेल करनी है, और इसके बीच के इंटरमीडिएट रहेंगे जो कि बाय और सेल करने में फैसिलिटेट करेंगे। तो हमारे बायर और सेलर किस टाइप के हो सकते हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट, हमारे और आपके जैसे लोग जो खुद के लिए ट्रेड करते हैं, अपने लिए ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो खुद का होगा, लॉस होगा तो खुद का होगा। ये आईपीओ में भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगाते हैं। फिर आते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट, जैसे कि म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हाउसेस। और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में क्या आते हैं, जो कि बायर और सेलर के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया जिस पर आकर आप ट्रेड करोगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो दोनों के लिए काउंटर पार्टी का काम करेगी। इन्हीं को हम आगे डिटेल में देखेंगे, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स को। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके क्या क्या आएंगे, स्टॉक एक्सचेंज आएगा, बीएससी हो गया, आपका एनएससी हो गया, जो कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो सिक्योरिटीज में। फिर आपके डिपॉजिटरीज आती हैं, बेसिकली आपने स्टॉक्स को बाय और सेल किया, तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना प्रूफ कि मैंने इन स्टॉक को बाय किया। आप उन्हें होल्ड कैसे करोगे,
पहले जमाने में तो क्या होता था, एक फिजिकल सर्टिफिकेट बनता था, उसे आप रख लेते थे। लेकिन आजकल ट्रेडिंग क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, सब कुछ कंप्यूटर पर है। तो डिपॉजिटरी क्या करती है, वही आपकी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने का काम करती है। इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इनके पास आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा रहते हैं। आपको जब भी ट्रेड करना है तो आप अपना डीमेट अकाउंट यहीं पर ओपन करते हो, या तो सीडीएसएल के साथ करोगे या एनएसडीएल के साथ करोगे। बेसिकली आप क्या करते हो, जो भी आपका स्टॉक ब्रोकर है, जैसे अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, आप उसके पास जाते हो और उसका इनके साथ किसी के साथ टाई अप होता है और वो आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा देता है। फिर नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब डिपॉजिटरी है, उसे अपनी सर्विसेज को पूरे इंडिया में फैलाना है, तो अकेले खुद तो ये काम कर नहीं सकती, तो उसने अपने नीचे बंदे रख लिए जिनको क्या बोल दिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो डिपॉजिटरी के काम को करने में हेल्प करते हैं। जैसे इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी के साथ अकाउंट खुलवाना है, तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जाएगा और वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके आपका डिपॉजिटरी में अकाउंट खुलवा देगा। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो कौन कौन सकते हैं, आपका स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, जैसे अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ये हो सकते हैं। या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, कस्टडियंस हो गए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गए, ये सारे बड़े बड़े लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका ट्रेडिंग मेंबर स्लैश स्टॉक ब्रोकर्स। यहाँ पर आपके भाई जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये सारे आ गए, जहां पर आप ट्रेड करते हो, जिनके प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड करते हो। आप डायरेक्टली जाकर बीएसई एनएसई में ट्रेड थोड़ी करते हो, आप एक स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हो और उसकी ऐप पर जाकर ट्रेड करते हो, और इस ट्रेडिंग के बदले में ये आपसे ब्रोकरेज चार्ज कर लेती है। फिर आता है ऑथोराइज्ड पर्सन स्लैश सब ब्रोकर। जैसे डिपॉजिटरी था और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट था, वैसे ही स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर हो गया। स्टॉक ब्रोकर को अपनी सर्विस को पूरे इंडिया में फैलाना है, अकेला ये काम कर नहीं सकता, तो उसने अपने नीचे सब ब्रोकर रख लिए ताकि इसका नेटवर्क बड़ा हो सके। फिर नेक्स्ट आता है कस्टडियंस। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, इनकी जो भी सिक्योरिटीज को होल्ड करने का काम है, ये कस्टडियंस करते हैं। इसके साथ साथ जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, जैसे बोनस इशू, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, इन सब का भी ट्रैक कस्टडियन रखता है और अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म रखता है। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि बायर और सेलर के लिए लीगल काउंटर पार्टी का काम करती है, ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहे, इन्वेस्टर को धोखा ना हो जाए, इन्वेस्टर ने जो ट्रेड किया वो पूरा हो। क्लियरिंग बैंक्स, बेसिकली जब भी पैसे का लेन देन होता है वो एक बैंक के थ्रू होता है, तो जब आपके ट्रेड को क्लियर करना है तो क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इसके बीच में क्या रहेगा, क्लियरिंग बैंक रहेगा। जो भी ट्रेड्स का सेटलमेंट होगा वो क्लियरिंग बैंक के थ्रू ही होगा। क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये करेंगे, लेकिन जब भी पैसे का लेन देन होता है तो बीच में एक बैंक इन्वॉल्व रहता है, और इस प्रोसेस में जो बैंक इन्वॉल्व है उसे बोल देते हैं क्लियरिंग बैंक। हर एक क्लियरिंग मेंबर को एक अकाउंट खुलाना पड़ता है क्लियरिंग बैंक में, और उसके साथ साथ कुछ फंड्स भी मेंटेन रखने पड़ते हैं। जैसे नॉर्मली हम भी जब किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें कुछ मिनिमम 10,000 20,000 कुछ रखना ही पड़ता है, इसी तरह से इन्हें भी अप्रोप्रिएट फंड मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर आते हैं मर्चेंट बैंकर्स। अब मान लो मैंने आज एक कंपनी खोल दी, मुझे उसका आईपीओ लाना है, मुझे थोड़ी नॉलेज है कि आईपीओ का पूरा प्रोसेस क्या होता है। उस प्रोसेस में मुझे मर्चेंट बैंकर हेल्प करते हैं। मैं तो उसे जाके बोल देता हूँ कि मुझे आईपीओ लाना है, जो भी पूरा प्रोसेस है वो तुम मुझे गाइड कर दो, मुझे इस प्रोसेस में पूरा हेल्प कर दो। तो वहां पर मर्चेंट बैंकर यही काम करते हैं। जो भी आईपीओ का पूरा प्रोसेस है, इशू से लेकर जब तक वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो जाती, उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने का काम करते हैं। फिर आते हैं आपके अंडर राइटर्स। अब मैं कंपनी का आईपीओ लेके आया, मान लो मैं 10 करोड़ का आईपीओ लेके आया, पब्लिक ने केवल 5 करोड़ ही इन्वेस्ट किया, तो मेरे 5 करोड़ तो बच गए। तो इनका क्या होगा, तो यहाँ पर अंडर राइटर का रोल आता है। ये क्या बोलते हैं कि जितना भी पोर्शन आपका अनसब्सक्राइब रह जाएगा उसे हम बाय कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 5 करोड़ का पोर्शन अनसब्सक्राइब रह गया, तो ये अंडर राइटर इसे सब्सक्राइब कर लेगा, अंडर राइटर से खरीद लेगा। अंडर राइटर अंडरटेक टू सब्सक्राइब टू एनी पोर्शन ऑफ ए पब्लिक इशू दैट मे नॉट बी बोट बाय द इन्वेस्टर। जरूरी नहीं ना कि मैं जितने का आईपीओ लाऊं पब्लिक पूरे के पूरे को सब्सक्राइब करे, तो जो पोर्शन बच जाएगा उसे अंडर राइटर सब्सक्राइब कर लेगा। अब अंडर राइटिंग दो टाइप से होती है, हार्ड अंडर राइटिंग, सॉफ्ट अंडर राइटिंग। हार्ड अंडर राइटिंग में क्या होता है कि आईपीओ की इनिशियल स्टेज में ही आपने कमिटमेंट दे दी कि मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, उस टाइम पर किस प्राइस पर मैं आईपीओ ला रहा हूँ वो डिसाइड नहीं हुआ। सॉफ्ट अंडर राइटिंग में क्या होगा कि एक बार प्राइस डिसाइड हो गया कि इस प्राइस पर मैं आईपीओ लाऊंगा, तो उसके बाद अगर कोई कमिट कर रहा है तो वो सॉफ्ट अंडर राइटिंग हो गया। तो ऑब्वियसली हार्ड अंडर राइटिंग में रिस्क ज्यादा है, सॉफ्ट अंडर राइटिंग में रिस्क थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट हम इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स, ये तो हमने डिस्कस किए थे,
इन्वेस्टर से पैसा लिया और उसको प्रोफेशनली मैनेज किया, इन्वेस्टर के बिहाफ पर इन्वेस्ट कर दिया। फिर आते हैं आपके पेंशन फंड्स। ये भी क्या करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन किसके लिए? लोगों की रिटायरमेंट से रिलेटेड। फिर इंश्योरेंस कंपनीज लोगों से इंश्योरेंस का प्रीमियम लेकर जो पैसा इकट्ठा हुआ उसे इन्वेस्ट करेगी। वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं? ये भी लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये मेनली स्टार्टअप्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में क्या होता है कि प्राइवेटली पुट, जो भी HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, वो लोग इसमें पैसा पूल करते हैं और उनके बिहाफ पर ये इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड्स क्या होते हैं कि ये कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देंगे, इंडिया में भी, फॉरेन में भी, जहां पर इन्हें अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पर ये इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स क्या होते हैं? जो अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी चाहिए उसमें एडवाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बेसिकली विदेशी लोग। कोई भी एंटिटी जो आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसे बोल देते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इनको सेबी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है। इसी में एक चीज क्या आती है, पी नोट पार्टिसिपेंट्स। मान लो कोई फॉरेन का पर्सन है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो सेबी के साथ रजिस्टर नहीं होना चाहता, तो वहां पर पी नोट पार्टिसिपेंट्स इसका रोल आता है। ये क्या होते हैं? जो भी रजिस्टर्ड एफपीआईज है, ये उन इन्वेस्टर्स को पी नोट ये इशू कर देते हैं, जिसके बेसिस पर वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना सेबी के साथ रजिस्टर हुए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के केस में तो क्या है कि सेबी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो दूसरे इन्वेस्टर को पी नोट ये इशू कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना सेबी की रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट के। फिर आता है फैमिली ऑफिसेज। बेसिकली ये क्या होते हैं? जो भी वेल्दी पीपल है, वेल्दी फैमिली है, उनकी वेल्थ को मैनेज करने का काम करते हैं। ये हो सकता है कि सिंगल फैमिली ऑफिस जो केवल एक ही वेल्दी फैमिली को मैनेज कर रहा है, फिर मल्टीपल जो कि एक से ज्यादा वेल्दी फैमिली को मैनेज कर रहा है। फिर आता है कॉर्पोरेट ट्रेजरीज। ये क्या करते हैं कि कंपनी के पास जो भी सरप्लस फंड बचा है, जिसे अब तक उसने कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया है, उसको इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। फिर लास्ट में आता है प्रोक्सी एडवाइजरी सर्विसेज फर्म। ये इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट तो नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनको ये एडवाइस देने का काम करती है। किस मैटर में? जब भी किसी कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट मैटर में वोटिंग करनी है। अब नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को तो पता नहीं रहेगा कि जो भी मैटर आ रहा है उसमें हमें क्या वोट करना चाहिए, तो प्रोक्सी एडवाइजरी सर्विस फर्म उस मैटर को समझती है और उसके बेसिस पर इन्वेस्टर को गाइड करने का काम करती है कि आपको वोट हाँ में डालना चाहिए या फिर ना में डालना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डीमैटेरियलाइजेशन एंड रीमैटेरियलाइजेशन। हमने देखा था कि आज की डेट में हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहते हैं, डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर चाहे तो वो शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में भी रख सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, उसकी चॉइस है। वो चाहे तो फिजिकल फॉर्म में भी रख सकता है। तो डीमैटेरियलाइजेशन और रीमैटेरियलाइजेशन इसी से रिलेटेड दो टर्म है। डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आप डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्हें स्टोर करना चाहते हो, तो आपके पास फिजिकल शेयर्स है, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। और रीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमैट फॉर्म में शेयर्स पड़े हैं और आप उसको फिजिकल फॉर्म में चाहते हो, फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो उसे रीमैटेरियलाइजेशन कह देंगे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसे डीमैट भी कहते हैं और बुक एंट्री फॉर्म भी कहते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि स्टॉक मार्केट में किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इसमें कई तरह की ट्रांजैक्शन है, तो इन्हें हम ग्रुप बाय ग्रुप देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका कैश, टर्म और स्पॉट। ये तीन टर्म्स आती है। कैश का मतलब क्या है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी सेम डे पर सेटल होगी। आपने आज ट्रेड किया तो ये आज ही सेटल हो जाएगी। इसे T+0 भी कहते हैं। टी का मतलब क्या है कि जिस दिन पर आपने ट्रेड किया, प्लस आगे जो नंबर है इसका मतलब क्या है कि ये कितने दिन बाद सेटल होगा। +0 का मतलब हुआ कि जिस दिन आपने ट्रेड किया उसी दिन ये सेटल हो जाएगा। टर्म क्या है आपका? T+1, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके नेक्स्ट डे +1 उसके नेक्स्ट डे पर सेटल होगा। स्पॉट क्या है? T+2, कि जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके 2 दिन के बाद ये सेटल होगा। कैश T+0, टर्म T+1, स्पॉट T+2। फिर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन आता है आपका हेजिंग, ट्रेडिंग और आर्बिट्राज। हेजिंग का पर्पस क्या होता है कि आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि उसमें आपका लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए आप हेजिंग का यूज करते हो। जैसे मान लो आपके पास एक पोर्टफोलियो है और आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट 1-2 महीने तक नीचे की तरफ जा सकती है। आप अपने पोर्टफोलियो को बेचना नहीं चाहते, पर उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि मार्केट गिर भी जाए तो भी आपको लॉस ना हो। उसके लिए जो आप स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय करोगे उसे हेजिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई अंडरलाइंग ऑलरेडी पोजीशन हो। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आप खरीद लोगे, आपको लगता है कि नीचे की तरफ जाएगी तो आप उसे बेच दोगे। आप इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए और जो आपका व्यू है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो। आर्बिट्राज में क्या होता है
एक सेम सिक्योरिटी के दो अलग अलग मार्केट में अलग प्राइस चल रहे हैं, तो आप उसका एडवांटेज उठाने का काम करते हो कि जहां पर कम चल रहा है वहां से बाय कर दो, जहां पर ज्यादा चल रहा है वहां पर बेच दो। जैसे मान लो एनएससी बीएससी, इसमें एक स्टॉक है हमारा एक्स वाई जेड, इसका एनएससी में मान लो प्राइस चल रहा है 100, बीएससी में चल रहा है 102। तो आप क्या करोगे, एनएससी पर 100 में खरीद लोगे, बीएससी पर 102 में बेच दोगे। आपको बिना कुछ किए 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट है, आपने बस कम प्राइस वाले पर खरीदा और ज्यादा वाले पर बेच दिया। तो इसे बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, कि सेम सिक्योरिटी का तो अलग अलग मार्केट में प्राइस डिफरेंस चल रहा है, आप उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हो। फिर आता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। मान लो आपने कोई सिक्योरिटी ऑलरेडी खरीद रखी है, आप उसे बेचना नहीं चाहते लेकिन आपको पैसे की जरूरत है, क्या करोगे, इस सिक्योरिटी को गिरवी रख के उसके बदले में लोन ले सकते हो। तो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या है, टेकिंग ए लोन अगेंस्ट द शेयर दैट वन होल्ड्स। अपने शेयर्स को गिरवी रख दोगे और उसके बदले में लोन ले लोगे, इसे कहते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। लास्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो आती है आपकी आती है डेरिवेटिव मार्केट की ट्रांजेक्शन, फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स। बेसिकली इस पर एनआईएसएम की पूरी सीरीज है, एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव्स, एनआईएसएम सीरीज नंबर 8, जिस पर मैंने ऑलरेडी पूरी सीरीज बना रखी है। यहाँ पर हमें बहुत ही ब्रीफ में इन टॉपिक्स को दिया हुआ है, तो हम उसे उतनी ही डेप्थ में स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड आपका क्या होता है कि आप आज के दिन किसी चीज को ना खरीद कर इसे फ्यूचर में खरीदोगे, लेकिन उसका प्राइस आज ही डिसाइड कर लोगे। जैसे मान लो आपको गोल्ड खरीदना है, आज के दिन वो 75,000 का है, लेकिन आप उसे आज नहीं खरीदना चाहते, आप उसे 6 मंथ्स के बाद खरीदना चाहते हो। आप गोल्ड स्मिथ के पास गए, बोले कि मुझे इसे 6 मंथ्स के बाद खरीदना है, तो गोल्ड स्मिथ बोलेगा कि उस टाइम तो हो सकता है 75,000 प्राइस ना रहे, तो बोलता है ठीक है हम 76,000 पर डील कर लेते हैं, मैं आपसे 6 मंथ्स के बाद 76,000 पर इसे खरीद लूंगा। तो ये आपका क्या होगा, फॉरवर्ड प्राइस हो गया। आप 6 मंथ्स के बाद आओगे, उससे 76,000 पर ट्रेड कर लोगे, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड हो गया। कि आप आज के दिन पर ट्रेड ना करके फ्यूचर में ट्रेड करोगे, लेकिन उसका प्राइस आज ही डिसाइड कर ले रहे हो। एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन असेट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर एट द टर्म्स डिसाइडेड टुडे। टर्म्स आपने आज ही डिसाइड कर ली, लेकिन आपका ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, फ्यूचर में डिसाइड होगा। अब इसमें एक रिस्क रहता है। रिस्क क्या रहता है कि आपके और गोल्ड स्मिथ के बीच में ये चीज एग्री हुई है, लेकिन अगर मान लो ये 80,000 हो जाता, गोल्ड का प्राइस 80,000 हो जाए, आपने 76,000 में एग्री कर रखा है, तो गोल्ड स्मिथ इससे मुकर सकता है। या फिर 70,000 आ जाता, तो आप इससे मुकर सकते हो कि मैं मार्केट से खरीद लूंगा, मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा। इसमें क्या रहता है, सामने वाली पार्टी 6 मंथ बाद जब आप ट्रेड करने जाओगे तो मुकर सकती है। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क है कि सामने वाली पार्टी मना कर दे कि मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि बीच में एक सेंट्रल एक्सचेंज को ले आओ। जैसे बायर सेलर है, हमें आपस में एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है, हम एक सेंट्रल एक्सचेंज, जैसे हमारा था ना सेंट्रल एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, बीच में एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज को ले आओ जो कि इनके लिए काउंटर पार्टी का काम करेगी। तो हम बीच में एक सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ले आए। तो यही जो हमारे फॉरवर्ड थे, अगर हम इसके बीच में एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज को ले आए तो ये क्या बन जाते हैं, फ्यूचर्स बन जाते हैं। फ्यूचर्स बेसिकली क्या है, स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें सारी की सारी टर्म्स एक्सचेंज डिसाइड करता है, बस प्राइस को छोड़ के। प्राइस किससे डिसाइड होता है, बायर और सेलर जिस प्राइस पर एग्री हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्शन। हमने फॉरवर्ड के टाइम पर देखा था कि जब हमने 70,000 में डिसाइड कर लिया, तो प्राइस 70,000 या फिर 80,000 आ रहा है, तो एक पार्टी को नुकसान हो रहा है और वो मुकर सकती है। ऑप्शन क्या देता है, यही मुकरने का राइट देता है। उस टाइम पर तो हम क्या कह रहे थे कि मुकर रहा है यानी कि गलत कर रहा है, लेकिन ऑप्शन एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आपको लॉस हो रहा हो तो आप उस चीज से मुकर सकते हो, इसका आपको राइट देता है। एक कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स बायर्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर ए स्टेटेड डेट एट ए स्टेटेड प्राइस फॉर ए प्रीमियम। जो बायर है, जिसने ये राइट बाय किया है, उसे राइट होगा कि जिस डेट पर ये ट्रेड होना है उस डेट पर वो ये ट्रेड करना चाहता है या नहीं करना चाहता। जो भी प्राइस डिसाइड हुआ है उस प्राइस पर वो ट्रेड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उसके पास ये राइट रहेगा। उसके लिए मैंडेटरी नहीं रहेगा, लेकिन उसे राइट मिला है, वो चाहे तो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। और जिसने सेल किया होगा उसके लिए तो ये मैंडेटरी होता है। बायर के पास राइट है, तो बायर जब भी एक्सरसाइज करना चाहेगा तो सेलर को एग्जीक्यूट करना ही करना पड़ेगा। तो सेलर को इसमें लॉस होने के चांसेस है, तो इसके बदले में सेलर को क्या मिलेगा, सेलर को मिलेगा स्टार्टिंग में एक प्रीमियम। तो बायर है, ये राइट बाय करने के नाम का एक प्रीमियम देगा सेलर को, सेलर के पास ये प्रीमियम रहेगा। अब ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आप राइट ले रहे हो, तो आप राइट किसी भी चीज का ले सकते हो, कि बाय करने का भी राइट ले सकते हो कि मैं 76,000 में खरीद लूंगा, और सेल करने का भी ले सकते हो कि 76,000 में बेच दूंगा। राइट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो जो बाय करने का राइट है, इसे बोल देते हैं
कॉल ऑप्शन, और जो सेल करने का राइट है इसे बोल देते हैं पुट ऑप्शन। तो बायर के पास बाय करने का राइट है, तो सेलर होगा उसके पास क्या होगा, सेल करने का ओब्लिगेशन होगा। और पुट के केस में क्या होगा, सेल करने का राइट है तो सेलर के पास बाय करने का ओब्लिगेशन होगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझें, तो मान लो हमने निफ्टी को 3 मंथ के बाद 25,000 पर ट्रेड करने का राइट बाय कर लिया कि मैं 25,000 में इसे खरीद लूंगा, इसका राइट बाय करता हूँ, मेरा मन करेगा तो खरीद लूंगा, नहीं मन करेगा तो नहीं खरीदूंगा। इसके बदले में मैं सेलर को 100 रुपीज दे देता हूँ। तो 3 मंथ के बाद मान लो निफ्टी का प्राइस 25,200 हो गया, ज्यादा हो गया, तो मेरे लिए बाय करना बेनिफिशियल है कि 25,000 में खरीद लेता हूँ, 25,200 में बेच दूंगा, तो मुझे 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में मैंने 100 रुपीज दे भी रखे हैं, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, 100 रुपीज का ही होगा। अब इसका सेकंड केस लेते हैं कि हमारा 3 मंथ के बाद प्राइस निफ्टी का रह गया 24,800। मैंने तो 25,000 में बाय करने का राइट लिया था, प्राइस इससे कम है तो मैं क्यों बाय करूंगा, बाय करूंगा और सेल करूंगा तो मुझे 200 का लॉस होगा, तो मैं बाय करूंगा ही नहीं, इसे एक्सपायर होने दूंगा। तो उस केस में मेरा लॉस कितना होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने प्रीमियम दिया होगा 100 रुपीज का, तो इतना मेरा लॉस हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है स्वैप। स्वैप में क्या करते हो, दो पार्टी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करती है, कि वे कैश फ्लोज को एक्सचेंज करेगी फ्यूचर डेट पर। कैश फ्लो क्या, जैसे मान लो फिक्स इंटरेस्ट वर्सेस फ्लोटिंग इंटरेस्ट। एक बोलता है कि मैं तुम्हें फिक्स इंटरेस्ट दे दूंगा, दूसरा बोलता है फ्लोटिंग रेट, जो भी उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट चल रही होगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तो इस टाइप से आपस में ये कैश फ्लो एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको हम एक सिनेरियो के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है जिसने इन्वेस्टर को एक प्रोडक्ट बेचा, इसके बदले में इन्वेस्टर कंपनी को क्या देना है, फ्लोटिंग रेट पर इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन इन्वेस्टर चाहता है कि मैं फ्लोटिंग रेट पर नहीं करना चाहता, मैं फिक्स रेट पर करना चाहता हूँ। लेकिन कंपनी बोल रही है मैं फिक्स रेट पर एग्री नहीं करूंगी, तुम्हें तो फ्लोटिंग रेट पर ही देना पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो किसी दूसरे इन्वेस्टर से इसे स्वैप कर लो। तो इन्वेस्टर ने क्या किया, मार्केट में गया, एक स्वैप डीलर के पास गया, उसको बोला कि मैं तुम्हें फिक्स रेट दे दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे फ्लोटिंग रेट दे देना। तो ये डीलर एग्री हो गया। तो जब भी इन्वेस्टर को कंपनी को इंटरेस्ट देना है, तो वो क्या करेगा, स्वैप डीलर के पास जाएगा, उसे फिक्स रेट पर इंटरेस्ट पे कर देगा। इसके बदले में स्वैप डीलर फ्लोटिंग रेट, जो भी उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट चल रही होगी वो दे देगा, और यही इंटरेस्ट रेट जाकर ये कंपनी को दे देगा। तो इन्वेस्टर को इंडायरेक्टली क्या हुआ, फिक्स रेट पे करनी पड़ी। तो यहाँ पर स्वैप्स का यूज आता है। बेसिकली दो पार्टी आपस में एग्री करती है कि हम कैश फ्लोज को एक्सचेंज कर लेंगे। तो फ्यूचर में क्या होता था, दो पार्टी आपस में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करती थी। इसमें रिस्क क्या रहता था, काउंटर पार्टी रिस्क, कि कोई पार्टी अपने ट्रेड को करने से मुकर सकती है। इसी का सोल्यूशन क्या आया कि बीच में हमने एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज इन्वॉल्व कर दिया, तो ये क्या बन गया, फ्यूचर्स बन गया। स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, फ्यूचर्स हो गए। अब इसी का हमने नेक्स्ट वर्जन क्या लाया, ऑप्शंस, कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो उस टाइम पर हम क्यों एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिकली हमने राइट को बाय कर लिया कि अगर हमारा मन करेगा तो हम उसे बेचेंगे, अदरवाइज नहीं बेचेंगे। ऑप्शन बायर राइट को बाय करता है और उसके बदले में सेलर को प्रीमियम दे देता है। स्वैप्स क्या आया कि आपस में हम एक्सचेंज करेंगे किसका, कैश फ्लोज का, जैसे हमने एग्जांपल देखा था फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का। इसके साथ हमारे इस चैप्टर के कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर एससीआरए द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, शेयर, स्क्रिप और बॉन्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही चीजें सिक्योरिटीज के अंदर आती है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एससीआरए क्या है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इसी के अंदर सिक्योरिटीज टर्म को डिफाइन किया गया है। व्हेन द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इट इज नोन एज डैश। जब पूरी की पूरी फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर, नन ऑफ द अबव। तो पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो सकती है तो उसे क्या बोलेंगे, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। एन एजेंट और ए डीलर हु बाइज एंड सेल शेयर्स इन ए रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज डैश, अंडरराइटर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, लीड मर्चेंट बैंकर। तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। व्हेन एन इन्वेस्टर टेक्स ए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज इट इज नोन एज डैश, हेजिंग, रिवर्स मोर्टगेज, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, आर्बिट्रेशन। हमने अपने शेयर्स को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन लिया तो उसे क्या बोलेंगे, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट रिक्वायर दैट ए कंपनी विच वांट टू रेज फर्दर कैपिटल थ्रू एन इश्यू ऑफ शेयर्स must first offer them to existing shareholders and such an offer of shares is known as dash। एक कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उसे फर्दर पैसा रेज करना है शेयर इशू करके,
लेकिन उसे पब्लिक को शेयर इशू करने से पहले एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनसे पूछना पड़ेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो उसे क्या कहते हैं? प्रेफरेंशियल इशू, बोनस इशू, पब्लिक इशू, राइट इशू। तो उसे कहते हैं राइट इशू, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप ऑफर कर रहे हो कि आप हमारी कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। टर्म ट्रेड्स आर द ट्रेड्स वेयर सेटलमेंट occurs on डैश डे, T+0, T+1, T+2, T+3। तो टर्म में क्या होता था? T+1, कैश में T+0, टर्म में T+1, स्पॉट में T+2। The depository receipts which are issued in India and listed on an Indian stock exchange with foreign stocks as underlying shares are known as dash। फॉरेन के स्टॉक है वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में आकर लिस्ट हो गए, तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, नन ऑफ द अबव। तो उसे कहेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआरस। डैश मेंटेन्स द ओनरशिप रिकॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटीज इन ए बुक एंट्री फॉर्म। बुक एंट्री फॉर्म क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डीमैट फॉर्म। स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स, बैंक्स, डिपॉजिटरीज। तो कौन करता है? डिपॉजिटरीज करती है आपकी ओनरशिप का रिकॉर्ड बुक एंट्री फॉर्म में मेंटेन। द सेल एंड परचेज ऑफ न्यूली इशूड शेयर्स इन एन आईपीओ हैपेंस इन द डैश, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, करेंसी मार्केट। आईपीओ में जो शेयर्स इशू हुए उसके बाद में उसका सेल और परचेज, बाय और सेल किस में होगा? सेकेंडरी मार्केट में होगा। इन विच वे आर द ओवर द काउंटर मार्केट ट्रांजेक्शन सेटल। ओवर द काउंटर मार्केट ट्रांजेक्शन कैसे सेटल होते हैं? ओटीसी ट्रांजेक्शन आर सेटल थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेटल होते हैं। ओटीसी ट्रांजेक्शन आर सेटल डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टी के बीच में डायरेक्टली सेटल होते हैं। ओटीसी ट्रांजेक्शन आर सेटल थ्रू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कॉर्पोरेशन जो एस्टेब्लिश्ड है उनके थ्रू सेटल होते हैं। नन ऑफ द अबव। ओवर द काउंटर क्या होता था? दो पार्टी आपस में नेगोशिएट करती थी, तो वही इसे सेटल करेंगी। ऑप्शन बी, ओटीसी ट्रांजेक्शंस आर सेटल डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। द क्रेडिट रिस्क इन ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स इज टेकन केयर बाय डैश। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में जो भी क्रेडिट रिस्क होता है उसे टेक केयर कौन करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरीज या फिर काउंटर पार्टी देमसेल्व्स। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपके कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।